कई लोगों का जाना और कई लोगों का आना खबर बना, एक व्यक्ति का ना आना खबर बना और उनका नाम है सुशील मोदी। क्या फैक्टर लगते हैं राहुल जी आपको? देखिए, बहुत सारी बातें सुशील मोदी जी को लेकर के। एक बात हमेशा रही कि एक समय था जब आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक तरह से पॉलिटिकली एक दूसरे के पोज हो गए थे। और एक समय ये भी आया था जब नीतीश कुमार के लिए कहा जाता था कि वो एक ऑल्टरनेटिव टू मोदी एंड ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट टू द बीजेपी बन सकते हैं, अगर बनेगी कोई सरकार इस तरह की। और उस समय पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था इन दोनों लीडर्स के बीच में। एल के अडवाणी साहब एक यात्रा शुरू करने वाले थे, नरेंद्र मोदी एक विवेकानंद यात्रा निकाल रहे थे गुजरात में, और उसी समय पे एल के अडवाणी साहब एक यात्रा निकालना चाहते थे। तो उस समय पे चूंकि एल के अडवाणी साहब को गुजरात से, अहमदाबाद से यात्रा नहीं निकालने दी गई, शुरू करने दी गई, तो एल के अडवाणी जी ने क्या किया, कहा कि मैं उस यात्रा को सितब दियारा, जो कि जयप्रकाश नारायण साहब का घर है, वहां से शुरू करूंगा। और उस समय पे डिस्पाइट की इस चीज को कि दोनों नेताओं के बीच में काफी एक दूसरे की नाराजगी थी, अडवाणी साहब ने अपनी यात्रा फ्लैग ऑफ करवाई नीतीश कुमार के द्वारा। आपको याद होगा कि एक और वाकया हुआ था जब बीजेपी की एक मीटिंग थी पटना में, और उस समय पे नीतीश कुमार के साथ कुछ नरेंद्र मोदी के पोस्टर, जो कि एनडीए की लुधियाना रैली के थे 2009 के, वो वहां लग जाने के कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने अचानक अपना डिनर कैंसिल कर दिया बीजेपी के नेताओं को, और ये सीधा माना गया कि ये नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। ये एक पृष्ठभूमि है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी की। अभी हाल में दोनों नेताओं को लगा कि मजबूरी ऐसी है कि एक दूसरे के बिना हम लोगों का गुजर बसर अब आगे राजनीतिक तौर पे बिहार में नहीं चल सकता। नरेंद्र मोदी को मौका लगा कि एक पॉलिटिकल फेस जो मेरा है, जो कि मेरा चैलेंजर की तरह से हमेशा ऑपोजिशन कहता था कि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट एंड ऑल्टरनेटिव टू मोदी बन सकता है, नरेंद्र मोदी दो पायदान नीचे उतरे अपनी ईगो से, और उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का नेता एक्सेप्ट कर लिया। नीतीश कुमार इतना कुछ बोलने के बाद नरेंद्र मोदी के बगल में आकर के बैठ गए, जीते पहली बार बीजेपी ने और ज्यादा सीटें जीती, उसके बावजूद कहा कि चलिए साहब आप मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या है कि इनकी दोस्ती और दुश्मनी का जो असली शिकार है वो है सुशील मोदी। क्या है कि एक समय पे बीजेपी कहती थी कि सुशील मोदी इज द बी टीम ऑफ नीतीश कुमार, वो जेडीयू के ज्यादा हैं और वो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के कम है। और उस समय पे कुछ वाकयात थे जिनको लेकर के कहा जाता है कि उनको वहां से हटाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाना चाहता था। उनको चाहते थे कि जिस तरह से कास्ट बैलेंसिंग है उस इक्वेशन में दूसरे लोगों को बनाया जाए, और सुशील मोदी को यहाँ लाया गया और ला करके सांसद के रूप में, यानी उनको यहाँ पे ला करके छोड़ दिया गया। देखिए, ठीक है, एक बात, एक डिबेट मैं कर रहा था, बिहार के चुनाव हो रहे थे, और उस डिबेट में किसी एक विपक्ष के नेता ने, शायद आरजेडी का नेता था या कांग्रेस का नेता था, उन्होंने कहा सुशील मोदी तो बिहार के सेक्युलर मोदी है, ये तो सेक्युलर मोदी है। और जैसे उन्होंने कहा, एक तरह से सुशील मोदी जी अपने आप को उस लेबल से हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लेकिन वो लाइव डिबेट मेरे ख्याल में था, तो वो कहीं ना कहीं उसका ठीक से जवाब भी नहीं दे पाया। आप किस तरह से जवाब देंगे? एक समय था, हमने वाजपेयी इरा की बात की और मोदी इरा की, लेकिन वाजपेयी और मोदी इरा के बीच एक अडवाणी इरा था, और उस अडवाणी इरा में एक बात हुई थी कि बीजेपी के सामने एक चॉइस था कि क्या आप अडवाणी जी के साथ जाएंगे या मोदी जी के साथ जाएंगे। सुशील मोदी कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में मुझे लगता है एक तरह से फंस गए थे उस समय, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाऊंगा। 2009 की घटना जो राहुल जी ने कही, वो तो लोगों के सामने है। डिनर कैंसिल किया गया, बीजेपी के पोस्टर, जो मोदी जी के पोस्टर्स भी थे, वो भी वहां से हटाए गए थे। एक फंड मोदी जी दे रहे थे बिहार के बाढ़ के लिए, उसको भी नीतीश जी ने नकारा था। और सुशील मोदी, क्योंकि वो नीतीश कुमार के सरकार से जुड़े हुए थे, एक तरह से ये भी एक मैसेज किया कि सुशील मोदी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, कि सुशील मोदी शुड हैव चैलेंज नीतीश कुमार इन दोस टाइम, कि जब नीतीश कुमार एक तरह से मोदी जी को टक्कर दे रहे थे। सुशील मोदी ने साफ करना चाहिए था उसी समय कि नीतीश कुमार की ये जो
एंटी मोदी धारणा है उसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूं। हालांकि उन्होंने बाद में कहा, लेकिन पहले जब ये हो रहा था तब एक असमंजस की स्थिति थी कि अडवाणी जी कहां जाएंगे, और सुशील मोदी की स्थिति मुझे लगता है उसमें वो कहीं फंस गए। मोदी जी भूलते नहीं है मेरे दोस्त, और मुझे लगता है यही वजह, क्योंकि अदरवाइज सुशील मोदी इज एमिनेंटली क्वालिफाइड। ही हैज बीन हेड ऑफ जीएसटी, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं एक राज्य के, वहां उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजदीप जी मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो जब आपने कहा सुशील मोदी के हम लोग तमाम गुण गिना रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन एक बात और भी है कि कई बार पत्रकार अपनी अपनी कैबिनेट बनाते रहते हैं, अपनी अपनी वजहें देते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसकी जवाबदेही, जिसकी सरकार है, जिसका जनादेश है, वो अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन आपके मुंह से मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी भूलते नहीं है। नहीं भूलते नहीं। देखिए सौरभ, नरेंद्र मोदी भूलते बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि यही चीज, ये जो अडवाणी फैक्टर राजदीप ने कहा, ये सिर्फ मोदी जी के साथ, सुशील मोदी के साथ नहीं हुआ, शाहनवाज हुसैन का भी यही किस्सा है। एक समय वो सुषमा स्वराज के साथ भी यही किस्सा था। वो जो अलाइनमेंट उन दिनों बने थे, ऐसा है कि उनके निशान अभी तक दिलों पे बाकी नहीं। और देखिए जेडीयू के दो ही व्यक्ति बने हैं बिहार से, एक आरसीपी सिंह है, और मुझे कहा गया, राहुल जी इसको करेक्ट कर सकते हैं, कि पशुपति पारस को जेडीयू कोटा से एक मंत्री बना है। ऐसा नहीं है कि वो लोक जनशक्ति से आए हैं, सहयोगी, नॉट फ्रॉम लोक जनशक्ति पर जेडीयू कोटा। यानी इतने साल बाद आपको केवल 1.5 मंत्री मिल गए जेडीयू से। दैट्स ऑल आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आपने एक मैसेज नीतीश कुमार को भी दे दिया है। यही तो मैसेज शिवसेना। राजदीप जी, लेकिन ओरिजिनल आग्रह भी यही था कि कैबिनेट मंत्री, राहुल जी। पर एक ही देखिए राजदीप को मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए कि हर नेता के अंदर ऐसा है कि नीतीश कुमार भी बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा नहीं कर देना चाहते, इसलिए क्या है कि अपने कोटे से दे दी जाए या दे दी जाए, ये परेशानी सभी पार्टियों में हुआ करती है, और खासकर ऐसी पार्टी जिसमें एक ही नेता हुआ करता है। कि आज अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू को अगर मुख्यमंत्री बनाने में आएंगे पंजाब में, अगर वो उनकी पार्टी में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा उनकी भी उंगलियां कांपेंगी। क्योंकि याद रखिए कि पंजाब में अगर नेता कोई बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो दिल्ली से बड़ा हो जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बड़ा हो जाता है। ये एक फैक्टर भी वे इन करता है कि नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी में किसी भी लेवल का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं चाहते। आप थोड़ा हश्र देख लीजिए पवन वर्मा वाला तमाम लोगों का, नाराजगी या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण से नीतीश कुमार का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में 2000 मुझे लगता है 16 या 17 में नीतीश कुमार और लालू जी को छोड़कर बीजेपी में एक बार फिर आ जाते हैं, यानी 4 साल हो गए। उसमें केवल हरिवंश जी को आपने डेप्यूटी लीडर राज्यसभा का बनाया है, इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन, इसके अलावा क्या चीज हुई है जिससे आप कह सकते हैं जेडीयू को नेशनल लेवल पर कोई प्रोजेक्शन मिली? आपकी बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार भी शायद नहीं चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जो उनको एक तरह से उनके स्टेचर तक आ जाए बिकॉज ऑफ पोजीशन। लेकिन इसके साथ साथ ओनली 1 मिनिस्टर इन 4 years and 1 डेप्यूटी चेयरमैन। अभी आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस भी उसी कोटे से हैं। और देखिए अभी पटना से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आ रही है जिसमें लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बैठे हैं और 1 घंटे का कोई डिस्कशन हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि दोनों लोग एक ही आदमी के सताए हुए हैं और वो आदमी आरसीपी सिंह है। तो जेडीयू में भी नीतीश कुमार के सक्सेसर वाला झगड़ा चल रहा है। चलिए लंबा वक्त हो गया, एक आखिरी विषय है जिस पर हम बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। वैसे तो हम लंबी चर्चा इस पर भी कर सकते थे कि इसको क्या मंत्रालय दिया गया, खासतौर पर धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोलियम लेके उनको एजुकेशन दिया गया, क्योंकि पर हमने पोखरियाल निशंक वाले मामले में किया। बाबूशाही का जो नए सिरे से एक एंट्री हुई है, अश्विनी वैष्णव को एक महत्वपूर्ण रेलवे और इसके अलावा उससे जुड़े कुछ मंत्रालय दिए गए हैं, और आरके सिंह का प्रमोशन हुआ है। आरके सिंह अब फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हरदीप पुरी को एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री और दी गई है, और आरसीपी सिंह भी हैं, लेकिन वो दैट्स मोर और लेस अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, और जयशंकर तो अपने पद पर बने ही हुए हैं। तो ये लेटरल एंट्री है जिसको कंटिन्यू किया है नरेंद्र मोदी ने, जिसमें हमने पहले एस जयशंकर को देखा था जिस क्रम में, या उनकी देवी शेट्टी की भी बात हो रही थी हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे, उस कंटिन्यूटी में इसको देखा जाए।
राजदीप जी, राहुल जी आपसे शुरू करते हैं। सर देखिए, ये सारे नाम जो आप गिना रहे हैं और या सारे जो हटाए गए या जो लाए गए या जो आज की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सौरभ, उसका अंडरलाइन सिर्फ एक है, वो है ट्रस्ट। भरोसा बड़ी चीज है। अगर आप में नरेंद्र मोदी को भरोसा है तो आप बचे हुए हैं, आप चढ़े हुए हैं, वरना अगर नहीं है तो आप नहीं है। भरोसे के फ्यूल पे, ईंधन पे ये सरकार चल रही है या कैबिनेट बनी है। अगर आप हरदीप पुरी को देखिए तो ठीक है, हरदीप पुरी साहब ब्यूरोक्रेट थे, पार्टी के अंदर आए, पार्टी में आने के बाद राज्यसभा बने, 3 मंत्रालय थे, उनको कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स में उन्होंने ट्रेनिंग दी और उनको अर्बन डेवलपमेंट में थे। अब उनके ऊपर नया विश्वास है। इन सब में एक बात याद रखिए कि जैसे ब्यूरोक्रेट लाए गए हैं, अश्विनी वैष्णव का रेलवेज में एक्सपीरियंस सिर्फ एक सरकारी बाबू के तौर पे नहीं है, वो सीमेंस का जो रेलगाड़ी मैन्युफैक्चर करने का जो महकमा था उसमें भी नौकरी करते थे, तो उनके पास डोमेन एक्सपर्टीज है। इसके अलावा एक बड़े मजेदार केस है ये सौरभ, जब इनका चुनाव हो रहा था राज्यसभा के लिए तो नवीन पटनायक ने आगे बढ़ के अनकंटेस्टेड इनको जितवाया था बीजेपी के साथ और इनको बैक किया था, कहा था कि इनका साथ देंगे, हम दोनों मिलकर के इनको चुनाव लड़वाएंगे। ये काफी चीजों में, आईटी और इन सब में इनके पास कुछ मॉडल्स हैं जिसको लेकर के सरकार को, तमाम लोगों को पहले भी सलाह देते रहे हैं। उस मामले में कहा जाता है कि ये अच्छा सिलेक्शन है। जयशंकर जी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जा रहा है। लेकिन मैं एक बात ये जानता हूं सौरभ, अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज को देखें तो कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा मास लीडर की एब्सेंस, तो मैं कहूंगा कि ये एकमात्र एक एक्सटेंशन भर है, एक मीडियम भर है। पॉलिटिकल लोगों को लाया गया है मगर उनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इलेक्टोरल बाहर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये सारे मंत्री जो हैं ये इसलिए लाए गए हैं कि इनको ब्यूरोक्रेसी की आदत है, एग्जीक्यूशन की आदत है। नरेंद्र मोदी हर कुछ महीनों बाद एक एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। एक है उनकी प्रगति और एक और है जिसमें वो कैबिनेट के लिए गए फैसलों का रिव्यू करते हैं। उस सारी रिव्यू मीटिंग में मिनिस्टर्स नहीं बयान देते या ब्रीफिंग नहीं देते, उसमें ब्यूरोक्रेट देते हैं। कई बार नरेंद्र मोदी बड़े बिलों के लिए, इश्यूज के लिए ब्यूरोक्रेट से सीधे मीटिंग करते हैं। ये एक सीओ वाली सरकार है, जैसे राजदीप कहते हैं, जिसके अंदर पूरा सिस्टम जो है वो एक लीनियर लाइन में होना चाहिए, एक सीईओ के दिमाग और उसकी डिलीवरी आइडियोलॉजी के साथ चलने वाला। देखिए, ठीक है, मैंने हमेशा कहा है राहुल, सौरभ की मोदी जी likes to run government not just as CEO but उसी हिसाब से उनको लोग, जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर विश्वास ज्यादा है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उनको वो सस्पिशियस नजर से कभी कभी देखते हैं, खास करके उनके जो पीयर ग्रुप के हैं। यंगर नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं, यंगर नेताओं को, कुछ नेताओं को वो मेंटोर भी कर पाते हैं, लेकिन अपने पीयर ग्रुप से नहीं, उतना नहीं चल पाता। मैंने फिर से गडकरी का उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन वहीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ पूरी तरह से विश्वास है 2-3 कारणों से। एग्जीक्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम्स, उनका सिस्टम्स पर बहुत विश्वास है, तो वो सिस्टम जानते हैं और उनको लगता है डिलीवरी के मामले में जिनको आईएएस वगैरह से एक्सपीरियंस है वो डिलीवर कर पाते हैं। यही वजह, अश्विनी वैष्णव जो है बड़े वो उड़ीसा में थे, उसके बाद वो वॉर्टन स्कूल गए, फिर वापस आते हैं, आईएएस छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और उन्होंने एक कंपनी गुजरात में शुरू की थी 2012 में। वहीं उनका मोदी जी और अमित शाह के साथ एक तरह से संपर्क बन जाता है। ओडिशा कार्डर से आते हैं लेकिन बिजनेस वो वहां शुरू करते हैं, तो एक विश्वास बन जाता है। देखिए, मोदी जी बिलीव्स इन फुल ट्रस्ट। उनको चाहिए वही व्यक्ति जिन पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते और जो उनके खिलाफ पॉलिटिकल चैलेंजर नहीं बन सकते। कोई ब्यूरोक्रेट मोदी जी को पॉलिटिकली चैलेंज नहीं कर सकता। कोई बड़ा नेता, मास नेता कल अगर उभर कर आए तो शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद वो मोदी जी को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए आपने अश्विनी वैष्णव को एक ऐसी जगह पे रखा है जहां वो एग्जीक्यूट कर पाए। क्योंकि देखिए, रिफॉर्म, आपने शुरुआत में बात की थी रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स आपको रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, यू नीडेड इन आईटी, टेलीकॉम, यही मंत्रालय तो दी गए हैं। ये नई जो सिनर्जी की बात हो रही है रेलवेज के साथ, आईटी और कम्युनिकेशन उनको दिया गया है। हरदीप पुरी को भी ऐसे मिनिस्ट्री
अर्बन डेवलपमेंट के साथ आपने उनको पेट्रोलियम भी दे दिया है। तो ये सिनर्जी की बात जो है, उनको लगता है ब्यूरोक्रेट्स जो है वो उसे हैंडल कर पाए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स फेसलेस है। ब्यूरोक्रेट्स का कोई चेहरा नहीं होता किसी बाबू का, वो चुनाव आपको नहीं जितवा सकते। और यही मैं बड़ी बात आपके सामने रखूंगा कि कैबिनेट एक्सपेंशन से आप चुनाव नहीं जीतते, आपको गवर्नेंस डेफिसिट जो है वो कम करनी है। अगले 2-2.5 साल में पेंडेमिक जब तक है, आपके सामने बहुत चुनौती। आपने एक बात के बारे में बात ही नहीं की आज सौरभ, वो है इकोनॉमी। सबसे बड़ा भाई साहब इकोनॉमी कमाल कर रहे हैं राजदीप जी। विषय जब कैबिनेट में कौन आया कौन गया है, नहीं वही तो है। अरे बात तो सुनिए नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नेता नगरी में इकोनॉमी पे और लल्लन टॉप में रोजाना इकोनॉमी पे चर्चा होती है। अब नहीं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। कैबिनेट रीशफल के बारे में ही मैं कह रहा हूँ। इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, म्यूजिकल चेयर्स हुए हैं, एक व्यक्ति कहीं से, लेकिन टॉप पे जो की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज है, कॉमर्स में पीयूष गोयल वहीं के वहीं है, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो वहीं की वहीं है। बाकी आपने बहुत कम चेंजेस किए हैं जो इकोनॉमी फेसिंग मिनिस्ट्रीज है। इसकी जवाबदेही क्या है, इसमें कहां बदलाव आएगा? आपके सामने आज चुनौती सौरभ, चुनाव जहां तक का सवाल है मोदी जी का चेहरा है, लेकिन जब गवर्नेंस का सवाल आता है तब आप क्या कर पाएंगे? ये मेरा आपसे बड़ा सवाल है कि उन मंत्रालयों में जहां आज सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकोनॉमी फेसिंग मिनिस्ट्रीज, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। एमएसएमई की बात कर लिए, क्या नारायण राणे आपको लगता है एमएसएमई में जो कारखाने बंद पड़े हैं कोविड में उसको पूरी तरह से रिवाइव कर पाएंगे? रिवाइव करवाएगा।